राजेश था और एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। हम इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के भी बारे में बात करेंगे तथा रासायनिक समीकरण के भी बारे में बात करेंगे। हम पहले पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। माना कि कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस B और उत्पाद बन रहा है आपके पास में C तथा साथ में H2O गैस निकलेगी या फिर H2O निकलेगी या फिर कोई ऊष्मात्मक उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। आपके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो अब जो इस साइड में लिखी जाती है अभिक्रिया प्लस वाली साइड में वो होती है लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है, जबकि जो सी आपके प्रोडक्ट बनता है वो आपके राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, जबकि जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है उसे उत्पाद कहा जाता है। और जो ये एरो का चिन्ह होता है ये हमें ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है इसके बारे में हमें दर्शाता है कि अभिक्रिया ए बी जब दो तत्व थे आपस में अभिक्रिया की तो उसी उत्पाद का निर्माण किया या फिर उसके साथ में H2 निकलेगा या फिर H2O या फिर ऊष्मा निकलेगी। तो इस प्रकार अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है तथा जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है वो अभिकारक होते हैं, जबकि जो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इससे राइट हैंड साइड में उत्पाद लिखा जाता है। आपके बुक्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। यह आपके पास में मैग्नीशियम थी, इसने जब ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में इसे जलाया गया तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो आपके पास में प्राप्त होने वाला तत्व क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें अभिकारक कौन कौन से होंगे, तो ये वाले लिखा हुआ है, ये वाले आपके अभिकारक कहलाएंगे, जबकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपके उत्पाद कहलाएगा। तो यदि आपसे पूछे कि इस रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद को बताइए तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वो हमेशा अभिकारक होते हैं, जबकि जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वो उत्पाद होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ में अभिक्रिया की वायु की उपस्थिति में उसको जलाया गया मैग्नीशियम को तो वे स्वर सूर्ण के साथ जलता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। अब आगे आपको कुछ तत्वों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार कुल मिला के आपको 30 तक तत्वों के नाम याद होने चाहिए। मैं एक बार आपको सुना देता हूँ किस प्रकार तत्वों के नाम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इस प्रकार ये मुझे 30 तक तत्वों के नाम याद है और उनके प्रतीक चिन्ह भी। जैसे कि पूछा जाए कि वे सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है तो Na होता है। कौन से परमाणु क्रमांक के ऊपर होता है तो हम कह सकते हैं कि 11 परमाणु क्रमांक के ऊपर होता है। जैसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम जो कि 12 परमाणु क्रमांक के ऊपर होता है। तो इस प्रकार आपको लगभग 30 तक तत्वों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इस रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं में इसकी बहुत सारी यूज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे पूछेंगे कि भाई इसका नाम क्या है तो हम कह सकते हैं इसका नाम मैग्नीशियम है और ये O2 है जो कि ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने सब जब आपस में अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो हम अभिकारक की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं तथा उन्हें युग के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है वे अभिकारक कहलाते हैं, जबकि जो उत्पाद होते हैं वो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो वह आपके उत्पाद कहलाएगा। तो अब यहाँ आप हम लिख सकते हैं उत्पाद। उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट कहा जाता है।
तो उत्पाद की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक का मतलब ये हमने अभिकारक लिए है, ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो बनने वाले नए यौगिक को उत्पाद कहा जाता है। ये डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसी डेफिनेशन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब पूछे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद है वो क्या है आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास में उत्पाद है। और जब ये उत्पाद का निर्माण होगा तो इसमें निम्न अवस्थाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी अवस्थाएं उपस्थित होनी चाहिए तभी वो उत्पाद होगा। पहला है कि इसके रंग में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन। दूसरा है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, रंग में परिवर्तन, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन। और तीसरा है तापमान में परिवर्तन, इसके तापमान में भी परिवर्तन होनी चाहिए। तो ये निम्नलिखित अवस्थाएं होगी तो ये वह क्या कहलाएगा उत्पाद कहलाएगा। तो हम एक बार फिर से एक बार इसको आप रिविजन कर सकते हैं कि भाई रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण को हमने माना कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि जो ए तत्व था इस बी तत्व के साथ में अभिक्रिया करके सी उत्पाद का निर्माण किया था, साथ में H2 या फिर ऊष्मा उत्सर्जित हुई। तथा जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा ए और बी तत्व उसे अभिकारक कहा जाएगा, जबकि जो राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे वो उसे उत्पाद कहा जाएगा। तो हमने एक उदाहरण लिया, आपके बुक्स में दिया हुआ है उदाहरण कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, श्वेत चूर्ण के साथ में जलता है, तो साथ में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो आपके यहाँ पे अभिकारक कहलाएंगे, जबकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपका उत्पाद कहलाएगा। इसी प्रकार हमने उत्पाद की परिभाषा ली कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ या फिर यौगिक का निर्माण करते हैं तो वह उत्पाद कहलाता है। अब उत्पाद में निम्न अवस्था होनी चाहिए, जैसे कि उसके रंग में परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि ये श्वेत चूर्ण के साथ में जलने लगता है, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, तापमान में परिवर्तन होना चाहिए, आदि परिवर्तन होने चाहिए, जिससे वह एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम इस पार्ट में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तथा यह भी पढ़ेंगे कि क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो जैसे कि अब हम इस समीकरण को देखते हैं, ये वाले समीकरण, जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया की तो आपके साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो क्या यह समीकरण संतुलित है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि जो हमें समीकरण दी हुई होती है उनको संतुलित किस प्रकार किया जाता है। इस संतुलित के नियम में हमें द्रव्यमान अनुपात का नियम भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अब देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नीशियम के एक अणु है, यहाँ पे भी एक अणु है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन के एक ही अणु है, इसलिए यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें दो लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में ये कहता है कि जो द्रव्यमान होता है उसका न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, वो जैसा है वह उसी अवस्था में उपस्थित रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है उसमें आपके पास दो अणु उपस्थित है, ऑक्सीजन के भी दो है, और यदि उत्पाद में देखा जाए तो मैग्नीशियम के भी दो अणु है और ऑक्सीजन के भी दो अणु है।
तो ये वाली अभिक्रिया आपके पास में संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। तो अब हम आगे बात करेंगे कि संतुलित अभिक्रिया किस प्रकार की होती है तथा वो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार देख सकते हैं और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका भी हम पता लगाएंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पे हम संतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद होना चाहिए, जो कि हम पिछली बार क्लास में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी कि उस तत्व का कितना भार है या फिर उसमें कितना मास, द्रव्यमान को मास भी कहते हैं, मास कंजर्वेशन लॉ। तो जो आपके पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात अभिकारक के अणुओं का कितना द्रव्यमान है वो का वो उत्पाद के अणुओं का कितना द्रव्यमान उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात अभिकारक के उन अणुओं का द्रव्यमान सदैव उत्पाद के कुल अणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यदि आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही ह्रास होता है। जो आपके पास अभिकारक दिया हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है, उसका जो कुल द्रव्यमान होता है वो हमेशा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम इसी द्रव्यमान संरक्षण का यूज करके किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो किस प्रकार करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल आपने पहला पढ़ा हुआ था कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम का अनुपात तो सिर्फ कितना है, एक ही है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम का अनुपात एक है। जबकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिया हुआ है उस ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर 2 है और यहाँ पे अनुपात कितना है जी, एक ही है। तो अब हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1 है। तो किस प्रकार संतुलित करेंगे, अब ये हमें इसको संतुलित करने के लिए हमें जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम में भी 2 डालना पड़ेगा। तो यदि हम मैग्नीशियम प्लस O2 और यहाँ पे यदि हम 2MgO2 लिखे तो यहाँ पे मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ऑक्सीजन का भी 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कितना हो रहा है, मैग्नीशियम में सिर्फ एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा। इस कारण ये क्या हो जाएगी आपके पास में संतुलित समीकरण। सिर्फ आपको देखना है कि कौन कौन से अणुभार में कौन कौन से द्रव्यमान को आपको संरक्षित कर रहा है। अब एक और हम देखते हैं कि जब FeSO4 के साथ में जब कॉपर अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट का निर्माण करता है और Fe बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें
तो Fe का एक है, तो यहाँ पे भी Fe का एक है। कॉपर का एक है, कॉपर का एक ही है। सल्फेट का 4 है, तो सल्फेट का 4 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित ही होती है। अब हम देखेंगे कि कार्बन का दहन किस प्रकार से होता है। एक बार हम समीकरण लिख सकते हैं कि कार्बन का दहन, जैसे कि आपके पास में कार्बन प्लस O2, तो आपके पास में CO2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास में कार्बन है, कार्बन के पास में एक ही है, यहाँ पे भी कार्बन के पास में एक ही है। ऑक्सीजन के पास में 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास में 2 है। तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आपके पास में संतुलित समीकरण हो जाएगी। यानी कि जो संतुलित समीकरण होती है उसे हल करने के लिए हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पता होना जरूरी है कि भाई किस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का यूज करके हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक बार वापस रिविजन करते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो है एज इट इज रहेगा। यानी कि जो आपके पास में जो अभिकारक है उसका द्रव्यमान, उसके अणुओं का द्रव्यमान हमेशा जो उत्पाद के अणु है उनके द्रव्यमान के हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी वह समीकरण संतुलित समीकरण कही जाएगी। हमने एग्जाम्पल लिया, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? तो इस अभिक्रिया को हमने संतुलित किया। यदि कोई भी अभिक्रिया यदि संतुलित नहीं होती है तो वह अभिक्रिया हमेशा क्या कहलाती है? कंकाली समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कंकाली समीकरण कहलाती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाले समीकरण है ये कंकाली समीकरण है, क्योंकि ये समीकरण संतुलित नहीं है। जबकि समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है वो होती है हिट एंड ट्रायल विधि, जो कि आपके बुक में आप जब पढ़ोगे चैप्टर तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं आपके बुक के अंदर से ही पढ़ा रहा हूँ कि किस प्रकार अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, उसमें बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन दिए हुए हैं। जबकि आपको सिंपल वे में बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद रखिए और आप समीकरणों को तुरंत हल कीजिए और उसको भी समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से होती है। तो हमेशा वहां पूरी विधि लिखने को नहीं आएगा, डायरेक्ट दिया हुआ होगा कि आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस समीकरण को लिखिए तथा इस समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप इस प्रकार जो मैंने बताया है कि द्रव्यमान संरक्षण का यूज करके आप किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने बताया कि जब फेरस सल्फेट FeSO4 जब कॉपर के साथ में अभिक्रिया करता है तो फेरिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और Fe बाहर निकल जाता है। ये वाली जो अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया आपके विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये समीकरण को संतुलित करने के बाद हम आगे कुछ जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके पास में संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, अपचयन, उपचयन, बाकी ऑक्सीकरण, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया इन आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है तथा उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि जब कार्बन का दहन होता है तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि CO2, जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम द्रव्यमान संरक्षण नियम का यूज करके आसानी से रासायनिक समीकरणों को हल कर सकते हैं तथा उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है तथा इनके बारे में किन किन प्रकार के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक, में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले आपके बुक्स में रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, हमें इसके बारे में पढ़ना है, जिसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि जोड़ना। पहली अभिक्रिया आप पढ़ोगे संयोजन अभिक्रिया, दूसरी आपको दी हुई है आपके बुक्स में जो अभिक्रिया दी हुई है उनके बारे में वियोजन अभिक्रिया। इनकी डेफिनेशन इनके नाम में ही आपको ध्यान पड़ रही होगी कि किस प्रकार से इनकी डेफिनेशन होगी। इसकी जो है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट
में रिएक्शन कहते हैं। जबकि जो चौथी अभिक्रिया है वो आपको पढ़नी है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचय, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसे साथ साथ में आप नोट करते भी जाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे आने वाली क्लास में आपको कौन कौन सी रिएक्शनों का अध्ययन करना है। जबकि जो पारस्परिक अभिक्रिया है वो आपको पढ़नी है रेडॉक्स रिएक्शन, जो ये ऑक्सीकरण और जो आपके पास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का योग होती है। यदि कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और जो अपचय अभिक्रिया साथ साथ में होती है वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जबकि जो फाइनल आपकी जो अभिक्रिया है वो आपकी है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषित अभिक्रिया। तो आपको आगे वाली क्लास में इन सभी अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचय, जबकि रेडॉक्स और ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में जो आगे वाली क्लास है उसमें आप पढ़ोगे कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है तथा इनकी डेफिनेशन क्या होती है तथा इनके लिखने का तरीका भी क्या होता है। तो यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जो आपके ये पहला चैप्टर है वो पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो अपने दोस्तों की जरूर मदद करें तथा आगे भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें तथा अपना मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।